अरे जो सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो अपने घर वापसी क्या बात कर रही है आप, तो सभी को दिख रहा है। अभी आप अगर कांग्रेसी बैठ जाए भाजपा में तो भाजपा खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी अनुमाचार्य आपको कह रही है कि आप अपना घर और उसके बाद ये खासो खुसूस जानकारी देते कितने हैं, ये उन्हीं का अंदरूनी मामला है। और ये भी हो सकता है कि अपनी हर आवश्यक जानकारी इनके लोगों ने जानबूझ के ये त्रुटि छोड़ के। ये बात जो आपकी बिल्कुल सही है, नेहरू जी और मोदी जी की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि नेहरू जी चाय भी चांदी के कप में चांदी के चम्मच से पीते थे और मोदी जी चाय का ग्लास लेकर रेलवे स्टेशन पे दौड़ते थे। मुझे तो आप मौका ही नहीं दे रहे हैं जनाब। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी इतनी एहतियात से सब कुछ करती है और फिर साथ साथ सांसदों को अपने घर भेज देती है, जो कि बीजेपी जहां से उनका ओरिजिन हुआ है। और ये जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं बीजेपी से ओरिजिन हुआ है आम आदमी पार्टी का, के सेक्शन 33A में बहुत साफ है। नेहरू जी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे, हर गेट के ऊपर एक गाड़ी खड़ी थी और मोदी जी प्लेटफॉर्म के ऊपर दौड़ते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सच न्यूज चैनल। तो दोस्तों, आज की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता, आम आदमी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में बहुत भयंकर डिबेट हो गई, जिसको आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। पूरी डिबेट देख करके जाना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरी डिबेट देख कर जाना। सुधांशु त्रिवेदी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे जो बात अनुमाचार्य ने बोला कि कैंडिडेचर आपने रिजेक्ट करा दिया। एक चांस तो मिलना चाहिए था, एक फेयर चांस जिसकी बात हो रही थी। मैं बिल्कुल बताना, उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई परिवाद नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं परिवाद संख्या है 4472/2025। ये तेलंगाना न्यायालय में यह विचार है और उसमें इनको प्रतिवादी नंबर 4 बनाया गया और उसके लिए 17 सितंबर 2025 को न्यायालय ने सम्मन दिया, जिसके जवाब में उन्होंने 24 अक्टूबर 2025 को रिप्लाई दिया। अरे भाई, जब न्यायालय से समन आया, न्यायालय से आपने रिप्लाई दिया और आप कह रहे हैं ऐसा कोई केस था ही नहीं। भाई, इनके तो बड़े बड़े वकील हैं, ऐसे वकील हैं जो रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं, मगर वो लोग ये नहीं बता सकते थे कि ये टेक्निकल चीज। और दूसरा, मैं सिर्फ एक टेक्निकल बात कहता हूं अमित जी, तेलंगाना में इनकी सरकार है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लिख के क्यों नहीं भेज देती इनकी सरकार की ऐसा कोई केस है ही नहीं और उसमें मीनाक्षी नटराजन जी का नाम ही नहीं है? क्यों नहीं कर रही तेलंगाना की सरकार? क्यों नहीं उसने समय रहते जवाब नहीं दिया? और नहीं दिया तो अब लिख के दे दे। एक्चुअली में हमारे मध्य प्रदेश के नेताओं ने बताया, और आपको शायद पता हो कि ये मामला क्या है। ये तेलंगाना कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया उनके ही एक नेता के ऊपर शोषण करने का, और उसमें प्रभारी के रूप में मीनाक्षी जी को भी एक प्रतिवादी बनाया। जी। अब देखिए, ये जानकारी भी हमारे नेताओं कहना कांग्रेस के अंदर से ही दी है। तो मोहब्बत की दुकान वाले पहले अपने कार्यकर्ताओं और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं, यही बात आम आदमी पार्टी अनुमाचार्य आपको कह रही है कि आप अपना घर और उसके बाद ये खासो खुसूस जानकारी देते कितने हैं, ये उन्हीं का अंदरूनी मामला है। और ये भी हो सकता है कि अपनी हर आवश्यक जानकारी इनके लोगों ने जानबूझ के ये त्रुटि छोड़ दी हो। जी अनुमाचार्य, मुझे तो आप मौका ही नहीं दे रहे हैं जनाब। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी इतनी एहतियात से सब कुछ करती है और फिर साथ साथ सांसदों को अपने घर भेज देती है, जो कि बीजेपी जहां से उनका ओरिजिन हुआ है। और ये जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं बीजेपी से ओरिजिन हुआ है आम आदमी पार्टी का, के सेक्शन 33A में बहुत साफ है। अरे जो सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो अपने घर वापसी क्या बात कर रही है, वो तो सभी को दिख रहा है। अभी आप अगर कांग्रेसी बैठ जाए भाजपा में तो भाजपा खत्म हो जाएगा। चाहती हूँ जो लोग जो केसेस जिनमें कोर्ट में हो, कोर्ट ने किसी इंडिपेंडेंट जज ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। आप मुझे क्यों नहीं बोलने देते हैं? बार बार आप सुधांशु त्रिवेदी के पास आप अपने तारनहार की तरह चले जाते हैं। जब मैं मैडम एक सेकंड, मैडम मेरा कोई तारनहार नहीं है, हम सबके तारनहार भगवान राम है। तारनहार आप कर रही हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए ना। आपके तारनहार मतलब कमाल की बात है, मैं किसी नेता को अपना तारनहार नहीं मानता। मेरे तारनहार प्रभु श्री राम और वासुदेव कृष्ण है, इसके अलावा कोई नहीं है। आप अपनी बात का जवाब दीजिए एंड डोंट गेट पर्सनल मैडम। ये ट्विटर की ताता भैया के लिए मेरे से आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। दैट्स माय हम्बल सबमिशन, मेक योर पॉइंट। I am just saying that सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कोर्ट में जज ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है। मीनाक्षी नटराजन बिल्कुल लायबल नहीं है ऐसी चीजों को बताने के लिए जिसमें कोर्ट में उनकी तरफ ना कोई FIR है ना कोई ऑन गोइंग केस है। कोर्ट में कॉग्निजेंस लेना जरूरी था, जो नहीं है। ये पूरी तरह से ओपन एंड शट केस है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अपनी बहुमत कराने के लिए ना केवल TMC के सांसदों पर डाका डाल रही है, हमारी एक एक सीट के ऊपर इस तरह से ग्रैब कर रही है। और ये डकैती है, ये सीट चोरी है, वोट चोरी
चोरी तो करती ही है, इस बार सीट चोरी कर रही है। लेकिन और पूरा देश अनुमा अपनी आचार्य, आंखों से फेयर देख रहा एनफ, है। आपने और बोला कि पूरे ये जो आपके सीट दर्शक चोरी देख है, रहे हैं। लेकिन मैं अनुमा आचार्य आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, डमी कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करा? एक डमी कैंडिडेट खड़ा होता है ना, एक प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा होता है, क्यों नहीं खड़ा करा? फूल सिंह बरैया आपके एमएलए हैं वहां पर, वो कह रहे हैं हाँ ये गलती है, ये त्रुटि है, ये चूक हुई है पार्टी से, चूक आपसे भी हुई है और बड़ी चूक हुई है। इतने बड़े एक नॉर्मल छोटे चुनाव में भी डमी कैंडिडेट खड़ा होता है, इतने बड़े राज्यसभा इलेक्शन में आपने डमी कैंडिडेट खड़ा नहीं करा। क्या आपको लगता नहीं है ये क्वेश्चन मार्क है आपकी पॉलिटिकल और इलेक्शन मैनेजमेंट पे? अनुमा आचार्य, आंसर इट। हमारी अपनी कैंडिडेट गांधीवादी ही नहीं, बहुत सशक्त महिला है, उनमें अरे कोई बिल्कुल कमी होगी नहीं मैडम, थी मैं और कह रहा हूं इसीलिए कि उनको पॉलिटिकल किसी मैनेजमेंट, जरूरत नहीं थी। अगर भारत के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी है, किसी क्रिकेट टीम के पास बहुत इस अच्छे खिलाड़ी है, वो अपने 12 खिलाड़ियों के साथ मैदान में जाती है ना, वो कहती है कि अगर किसी को चोट लगेगी तो रिप्लेसमेंट होगा, तो आपका रिप्लेसमेंट क्यों नहीं था? मेरा तो सवाल यही है ना, आपके तो विधायक भी सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे टॉप लीडरशिप ने हमने बेइज्जत कर दिया, हमें हमारा मजाक उड़वा दिया है। आमिष जी, एक बात तो मैं आपको बहुत साफ साफ बोल दूं कि मीनाक्षी नटराजन में ना कोई कमी थी और हमारे सारे 62 विधायक एक साथ थे, बीजेपी को सेंध लगाने का मौका नहीं मिला। मैडम मैं एग्री कर रहा हूं, मीनाक्षी नटराजन सर्वोच्च कैंडिडेट थी, लेकिन डमी कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? मेरा प्रॉक्सी कैंडिडेट क्यों नहीं दिया मैडम? मैं तो हाथ जोड़ के सवाल पूछ रहा हूं। नहीं थी, बहुत साफ तरीके से। अरे आप हाथ जोड़ते रहिए, लेकिन हमारी अगर कैंडिडेट में किसी तरह की कोई कमी ही नहीं थी तो हमें डमी कैंडिडेट की जरूरत ही नहीं थी। एक प्रोसीजर होता है ना, वो एक ऐसी महिला है मैडम, पर डमी कैंडिडेट देते हैं ना, एक जरूरी नहीं है ना, कहां लिखा है कि तो लड़के आई हो तो आपको पता हो। मैं 25-26 साल से राजनीति को कवर कर रहा हूं, मैंने कोई चुनाव ऐसा नहीं देखा जिसमें डमी और प्रॉक्सी कैंडिडेट ना दिया गया हो। देते हैं, छोटे चुनाव में भी देते हैं, बड़े चुनावों की तो बात छोड़िए। अब मैं आम आदमी पार्टी पर आता हूं। अरे कहीं मैं प्रियंका, फॉरगेट सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी से नहीं पूछता, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका कक्कड़, माफ करिए, प्रियंका चतुर्वेदी फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। प्रियंका कक्कड़ जी, मेरा आपसे एक हम्बल सवाल है, क्या आप लोग सैंपल कैंडिडेट डमी कैंडिडेट नहीं देते हैं? नहीं देते हैं आप लोग, प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं देते हैं? और दूसरा, आप तो बीजेपी से ही, मतलब बीजेपी से ही निकली है आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस ने आप पे आरोप लगाया। देखिए, आज अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो वहां पर आपको 80% लोग कांग्रेसी ही मिलेंगे। तो इसलिए ये नैरेटिव बिल्डिंग कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, अपने को स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा फोकस लगाना चाहिए। जो इनका काडर बिहार, बंगाल, दिल्ली सब जगह है, हमें सबको पता है, तो फालतू के आरोप का कोई पॉइंट नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो हमें तो पता है हम किससे लड़ रहे हैं। हम डमी का भी डमी कैंडिडेट देते हैं। हमारे यहाँ तो 3 लेवल की चेकिंग होती है, और जब तक हम लोग 100% श्योर नहीं होते, हम लोग तो डालते ही नहीं है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम है अबाउट नॉमिनेशन फाइलिंग। तो मुझे लगता है कि चाहे ये एक गलती तो है ही कि आपने डमी कैंडिडेट भी नहीं दिया, और अगर एक केस लिखना था, नहीं लिखना था, आगे आपको पता है कैसी सरकार है, लिख दो, क्या बड़ी बात थी। और अब नहीं तो अब लड़ते रहो कोर्ट में, क्या कर सकते हो। उधर बीजेपी तो अपना कैंडिडेट रेडी खड़ी थी, उसका नॉमिनेशन तो पूरा हो ही गया था। हमें पता है कि इन्होंने हर जगह अपने लोग बिठाए हुए और कितना मुश्किल है, तो हम तो उसको पहले से ही लेकर चलते हैं कि सारे लोग इनके होंगे, हम उस हिसाब से अपना काम करते हैं। तो ये एक गलती तो है ही अमीश जी, ये गलती तो है ही, आप कह रही हैं। अब बताइए, आप अनुमा आचार्य कुछ कहना चाहती हैं? सामान्य पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी बोलेगा ये गलती है, त्रुटि हुई है। आपके अपने एमएलए फूल सिंह बरैया कह रहे हैं मैं कि ये कोई गलती है, क्योंकि सुनिए एक बात ध्यान से सुनिए, ये सब पोस्ट बाद में सोची हुई चीजें हैं, लेकिन अगर हमारे पास पूरा मैंडेट था, हमारे अंदर कोई सेंध नहीं लगा पा रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी डमी कैंडिडेट की। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि डमी कैंडिडेट होता है, क्योंकि एक ऑप्शन है, एक प्रोविजन है। कई बार कोर्ट में लड़ लो, लगाओ टाइम, क्योंकि हमारा अपने कैंडिडेट बहुत अच्छा था। आपसे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो नहीं लड़ना पड़ता ना, क्योंकि आप लोगों को तो बीजेपी का पूरा शेल्टर है, आपका जन्म वहां से हुआ है। हमारे लोग कोर्ट से डिस्चार्ज हुए, हमारे नेता फर्जी केसों में, आपके नेता बोलते रहते फालतू बातें, पर कभी अरेस्ट नहीं हुए आज तक। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, इन सब के साथ कांग्रेस ने जानबूझ के बीजेपी की हेल्प की है। ये तो अच्छा है, हमें जाके कोर्ट से डिस्चार्ज ऑर्डर लेना पड़ा, जो फर्जी केस आपने हमारे नेताओं के ऊपर लगाए गए। अरविंद केजरीवाल जेल होकर कोर्ट से सर्टिफिकेट लेके आए ईमानदारी
नहीं है। राहुल वो गांधी बिल्कुल की तरह नहीं ऐसे selfish है। घूमते रहे। ओके, बड़ी खबर एक इंटरेस्टिंग है। कंगना रनौत ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है हमारे से, और कंगना रनौत का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक वरदान की तरह है। कंगना रनौत का जानी मानी अभिनेत्री है, सुपरस्टार है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक वरदान की तरह है, ये कहा है। आइए सुनते कंगना, युग पुरुष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या बोला है कंगना रनौत ने, आइए सुन लेते हैं। देन आई विल गो टू फराज किदवई। करें, नेहरू जी की लीगेसी तो बहुत बड़ी है, नरेंद्र मोदी की लीगेसी कुछ है ही नहीं। मेरा तो ये मानना है कि ये प्रधानमंत्री जी के लिए शुरुआत है, ऐसे युग अच्छा, अभी पुरुष। कह रही हैं अब शुरुआत है। हाँ, उनका बस एकमात्र वन फोकस उनको जिंदगी में क्या इस तरह से एक अकल्पनीय है, ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं, तो उस तरह से वो हमें एक, मैं तो कहूँगी एक तरह से वरदान है हमारे देश के लिए। तो कंगना रनौत का बड़ा बयान। मैं सीधा रुख करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, युग पुरुष है नरेंद्र मोदी और पंडित नेहरू का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये कंगना रनौत बीजेपी एमपी भी हैं और जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, सुपरस्टार हैं। अमीर जी, मैं कंगना जी के बयान पर भी आऊंगा, और ये वही कंगना जी है ना जिन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे। देखिए, अभी नेहरू जी के बारे में बात हुई कि नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री कैसे बने। सुधांशु जी ने एक फैक्ट बताया विच वॉज करेक्ट। आजकल एक बहुत बड़े पत्रकार हैं रामचंद्र गुहा जी, उनकी बड़ी आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले जो है कसीदे पढ़ रहे हैं। उनकी एक किताब है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, ये बहुत मोटी 1000 पेज की किताब है, बड़ी मुश्किल से इतनी देर में मैंने ढूंढ के निकाला है अमीर जी। उसमें ये लिखते हैं कि 4 रीजंस थे जिसकी वजह से पंडित नेहरू को प्राइम मिनिस्टर इस देश का बनाया गया। मैं तीसरा और चौथा आपको बता देता हूं। गांधी चोज नेहरू एज हिज पॉलिटिकल हायर बिकॉज ही मोस्ट रिलायबली रिफ्लेक्टेड द प्लूरलिस्ट इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया दैट द महात्मा स्टूड फॉर। 3 पहले 2 सुधांशु जी बता चुके हैं। चौथा, Nehru was a Hindu who was trusted by Muslims, a North Indian who was respected in South, and a man committed to equal rights for women. यानी कि पूरे देश में हिंदुओं में, मुसलमानों में, महिलाओं में उनकी लोकप्रियता थी, जिसकी वजह से नेहरू जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। हां, मोदी जी की तुलना नेहरू जी से नहीं हो सकती, क्योंकि लगभग 3500 दिन नेहरू जी जेल में रहे इस देश के लिए। अमीर जी, कितने दिन? लगभग 3500 दिन, और 9 बार वो जेल गए इस देश के लिए, क्योंकि इस देश के लिए नेहरू जी ने नैनी जेल में रहे, हाँ, किताबें इसलिए नहीं नेहरू जी और मोदी जी को। सुनिए, नैनी जेल में रहे, किताबें लिखी। आपने मेरा फ्लो तोड़ दिया। ना फ्लो, मैं अब देखिए फ्लो बनाने के लिए थोड़ी डिबेट में मैं बैठ रहा हूं। बिल्कुल, आपके भाषण तो है नहीं, फ्लो तो नहीं बनने, मतलब सवाल तो पूछा ही जाएगा ना। आप फ्लो की बात नहीं है। नैनी जेल में रहे पंडित नेहरू, आपने बोला नेहरू जी की कोई तुलना नहीं है। एक बात बताइए, ये प्रॉक्सी कैंडिडेट का चलन आपके यहाँ भी है कि आपके यहाँ भी नहीं है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो एक प्रॉक्सी कैंडिडेट रखा जाता है, अगर बाई चांस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, ग्लिच आ जाए उसके एवज में, ये होता है आपके यहाँ या नहीं होता है? नहीं, देखिए अमीर जी, लोकतंत्र में क्या होता है कि सेफगार्ड मुझे नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र का ज्ञान मैं आपसे जरूर लूंगा, लेकिन मैं प्रॉक्सी अभी पूछ रहा हूं आपसे। सिंपल सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी प्रॉक्सी कैंडिडेट देती है? नहीं, जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डमी कैंडिडेट्स होते हैं सर, डमी कैंडिडेट्स होते हैं, ये तो पूरे देश को पता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डमी कैंडिडेट्स होते हैं। बताइए, आगे बताइए। डमी कैंडिडेट होते हैं, और इसी तरह से लोकतंत्र का बुरा हाल हो रहा है। डमी कैंडिडेट खुद नहीं दे रहे और लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। ओके सुधांशु जी, 40 सेकंड शार्प। बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रिसाइज बताता हूं। देखिए, डमी कैंडिडेट वर्ड उपयुक्त नहीं होगा अमीश जी, बैकअप कैंडिडेट। हाँ, बैकअप, यस। और बैकअप की व्यवस्था होती है। हम सभी लोग, हमने भी नामांकन भरे, मिनिमम 3 सेट्स भरे जाते। क्यों? कि एक सेट में कहीं कोई त्रुटि निकल आए तो दूसरा क्लियर हो जाए, दूसरे में हो तो तीसरा। कई बार 5-5 सेट तक भरे जाते हैं। क्यों भरे जाते हैं? फराज जी को भी पता होगा, और जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी ने नहीं भी भरा तो उसे पता होगा कि ये भरे जाते हैं। वो क्या होता है? बैकअप होता है। मगर जानते हैं अमीश जी, समस्या क्या है? इन पार्टियों में तो बैकअप का सिस्टम ही नहीं है। इनकी लीडरशिप पे भी बैकअप का सिस्टम नहीं है। या तो लीडर उसका परिवार रहेगा, नहीं तो पार्टी भरभरा के बैठ जाएगी, जैसा टीएमके के साथ हो रहा है। तो इनके यहाँ बैकअप होता ही नहीं है, इसलिए बैकअप के ऊपर विचार। बड़ी खबर आ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा का भी उन 20 सांसदों में नाम आ रहा है जो कि ममता बनर्जी से अलग हो सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम आ रहा है। तो ममता बनर्जी की पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया है, और ममता बनर्जी अपने आप को कांग्रेस में मर्ज कर सकती है, ऐसा भी बार बार आ रहा है। देखिए, ये बात जो आपकी बिल्कुल सही है, नेहरू जी और मोदी जी की कोई तुलना नहीं हो सकती।
क्योंकि नेहरू जी चाय भी चांदी के कप में चांदी के चम्मच से पीते थे और मोदी जी चाय का ग्लास लेकर रेलवे स्टेशन पे दौड़ते थे। नेहरू जी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे, हर गेट के ऊपर एक गाड़ी खड़ी थी और मोदी जी प्लेटफॉर्म के ऊपर दौड़ते थे। और उसके बाद दोनों कैसे बने? मोदी प्रधानमंत्री नेहरू जी 3 किश्तों में प्रधानमंत्री बने। पहले 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वेवेल के द्वारा शपथ दिलाकर यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा पाके शपथ प्रधानमंत्री बने। फिर 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलाकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। फिर 1952 में वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक रूप से इलेक्ट होकर बने। और दूसरा एक और कारण है कि जब नेहरू जी बने कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, जो मार्च में घोषित किया था क्लेमेंट एटली ने, और यह तय हुआ कि अप्रैल 1946 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा, तो उसमें 1 वोट पट्टाभी रमैया को और 1 वोट कृपलानी को, शेष सारे वोट सरदार पटेल को और 0 वोट नेहरू जी को मिले थे। तो वो पार्टी में 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी 13 सितंबर 2013 को शाम 6:30 बजे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब राजनाथ सिंह जी ने जब घोषणा की थी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों ने एक मत होकर उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया। सारे कार्यकर्ताओं ने हर्ष मनाया और देश की सारी जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया। अरे मानी हुई बात है, कोई तुलना ही नहीं है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ, वो तो अलग है। उसके बाद पीओके भी चला गया, अक्साई चीन भी चला गया, मानसरोवर भी चला गया। तो मतलब मैं एक शब्द में कहूं तो नेहरू जी के कार्यकाल की उपलब्धि यह रही कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। वहीं जब मोदी जी बने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, बालाकोट भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, और स्थिति यह होने लगी कि कहीं नेहरू जी ने गुडविल गेस्चर दिखाने में इंडस वैली से लेकर पीओके तक गंवाया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी टफ इमेज दिखाई और उसके बाद भारत का सारा स्वरूप बदला। तो मैं एक शब्द में कहूंगा, जवाहरलाल नेहरू जवाहरात के लाल थे और प्रधानमंत्री मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं। तो गुदड़ी के लाल और जवाहरात के लाल में कोई तुलना नहीं हो सकती थी। नेहरू जी को बनी बनाई अंग्रेजों की विरासत से आती हुई कांग्रेस मिली थी जिसमें उनके वायसरायों से अच्छे संबंध थे, और मोदी जी ने खड़े करके 75 साल के भारतीय जनसंघ और 46 साल के भाजपा के इतिहास में शिखर पे पहुंचाया। और अगर देखा जाए, और मैं एक और बात कहूं, अंतिम समय में नेहरू जी को बहुत बड़ा झटका लगा था चूंकि चीन ने उनके साथ जिस प्रकार का विश्वासघात किया था। तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने देश के, तब चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, हमारे पास थी जी। चाइना के पास एयरफोर्स 1949 में आई है, मगर 62 आते आते हमारी स्थिति यह हो गई कि उन नेहरू जी ने कैनेडी को लेटर लिखा जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका हमको अपने बॉम्बर प्लेन दे, अपने टेक्नीशियन दे, अपने रडार दे और अपना कमांड ले। सब एक प्रकार का सरेंडर ठीक है कहां पहुंचाया जी। देश को। अब मैं ओके अनुमाचार्य, आप लोग मजाक उड़ाते रहे नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जी ने आज पंडित नेहरू जी का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। क्या आपको लगता नहीं है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीगेसी है? आपने बोला, कांग्रेस ने बोला तू जाकर चाय बेच, और आज मोदी क्या कहां पहुंच गए? आप सबको नमस्कार। तू जाकर चाय बेच जैसी भाषा हमारी पार्टी नहीं बोलती, लेकिन मैं इसे ज़रूर मानती हूँ कि आप सूरज को दिया दिखाने की हिमाकत कर रहे हैं। पंडित नेहरू से कितनी कुंठा है कि बार बार जैसे पंडित नेहरू ने अपने आप को प्रथम सेवक कहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधान सेवक कह दिया। और विपक्ष का हाल बुरा हो रहा है, विपक्ष का हाल बेहाल कहकर आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? भाई हम तो कहते हैं, जब मीडिया का बुरा हाल कहते हैं तो हम आपसे सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मीडिया वो कह नहीं पाता जो उसे कहना चाहिए। आज पूरी तरह से वन पार्टी सिस्टम की तरफ देश जा रहा है। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनको मैं अर्धसत्यों का बादशाह मानती हूँ, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनको मैं बता देना चाहती हूँ। वो जानबूझ के मुझे देखकर उन्होंने एयरफोर्स के बारे में बात की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पंडित नेहरू थे तो हमारे पास जो एयरक्राफ्ट थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, उनकी मारक क्षमता भी 16 किलोमीटर की थी, और इसीलिए हम रात में उनका प्रयोग नहीं कर सकते थे।
जबरदस्ती आके दूसरे के विषय में टांग अड़ा के जो मालूम नहीं है उसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और आप जिनको गुदड़ी के लाल कह रहे हैं, मैं मानती हूँ जुमला और बवाल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पिछले इतने सालों में सिर्फ लोगों को सपना बेचा, 15 लाख का सपना, 2 करोड़ रोजगार का सपना, किसानों की आय दुगनी कर देने का सपना, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना, बुलेट ट्रेन का सपना। आपको इतना टोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार आपने मेरे से पहले वाले जो प्रवक्ता थे उनको काफी समय दिया, तो मुझे आप बीच में अड़ंगा मत लगाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हीन भावना और कुंठा से भरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी सूरज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके सामने दिए की रोशनी के बराबर भी नहीं है। और मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि जिस तरह से भिलाई में, राउरकेला में और जी 2 मिनट हो गए। भिलाई, राउरकेला और जगहों पर जो प्लांट हमारे जर्मनी की तरफ से, सोवियत रशिया की तरफ से, ये जो हमें उस समय सहायता मिली और हमें टाइम लिमिट को मेंटेन करते हैं। 2 मिनट से ऊपर हो गया। आपने बोला हीन भावना और कुंठा से भरे हुए हैं नरेंद्र मोदी। अब हीन भावना और कुंठा जैसे शब्द का आपने इस्तेमाल किया है। अब जवाब जरूर सुधांशु जी इसका, लेकिन आपके नेताओं ने क्या बोला है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के ही नेता थे और कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने बोला था यहां आकर चाय बेच सकते हैं, प्रधानमंत्री तो बनने वाले नहीं है, नहीं बनेंगे 3 बार बोला था। मैं वाइट प्ले भी कर सकता हूं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, 50 सेकंड, 40 से 50 सेकंड, मेक योर पॉइंट। रिबटल। देखिए, कोई आवश्यकता नहीं थी अनुभा जी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने की, तो अब अर्थ सत्य का पूर्ण सत्य बताता हूं और कान खोल के सुनिए। मौलाना आजाद जो सबसे लंबे कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 42 से 46, उनकी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, जो उनकी मृत्यु के बाद 30 वर्ष के बाद 40 पेज पब्लिश हुए, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू के मन में इतनी कुंठा और ईर्ष्या थी कि वो अपने सामने किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम। और अगर आपको चाहिए तो कृपलानी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, माई डेज विद गांधी, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ जब वोट निकाले गए और नेहरू का कोई वोट नहीं था, तो नेहरू जी का मुंह लटका हुआ था। फिर गांधी ने मेरी तरफ देखा और मैंने कहा कि मैं अपना विड्रॉ करता हूं और वोट ट्रांसफर करता हूं। देखिए, कोई कैंडिडेचर विड्रॉ करता, वोट ट्रांसफर नहीं होता। फिर मैंने, छोड़िए वो सारी बात। और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, दुर्गादास की किताब ने कोट किया हुआ है कि गांधी से पूछा गया कि आपने नेहरू को क्यों बनाया, तो गांधी ने हंसते हुए कहा बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। और अगर आप कहेंगी तो, और जो मैंने लेकिन आपने बोला जी सुधांशु जी, एक मिनट हो गया। नेहरू के, अरे सुनिए, हंसने से काम नहीं चलेगा, मेरी बात सुनिए एक मिनट पूरी बात। अभी इनको बताता हूं। देखिए क्या होता है, लच्छेदार बात करना अलग है, फैक्ट अलग है। ये नेहरू का लेटर है जो कैनेडी लाइब्रेरी ने डिक्लासिफाइड किया है, और नेहरू जी के सगे भतीजे बीके नेहरू जो उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत थे, उनकी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में उन्होंने लिखा है कि जब मैं यह लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार को दे के आया तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैं रोने से नहीं रोक पाया। अब अनुभा जी जरा पॉइंट बाय पॉइंट बताइए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं। मैंने आपके नेताओं की किताबें, बिल्कुल कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। ओके, आप ओके अनुमाचार्य, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो आप ही के नेता है। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिया, मुझे आपको बताने की जो आवश्यकता नहीं है, विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रही है कांग्रेस पार्टी, ये वो कह रहे हैं। आपको ये अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस को कितना मीडिया स्पेस मिलता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका भी चैनल जो है, हमें जो कोई बुरी बात होती है, जैसे मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज करवाया गया और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, उस पर अभी आपत्ति दर्ज करती हूं। आपने कहा आपराधिक मामला। क्या आपराधिक मामला है? क्या किसी कोर्ट में किसी जज ने कॉग्निजेंस लिया है? नोटिफिकेशन तो आपके चैनल में एक बार गौरव भाटिया जी किस तरह से आ गए थे, उस वाले ट्वीट करने पर हम लोगों को भी ऐसे नोटिस आ जाते हैं, पर क्या वो नोटिस किसी को? लेकिन कैलाश विजय, देखिए अब देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की खराब बात को आप दिखा लेते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान ने बोला, चलिए आप उसमें जवाब नहीं देना चाहती। अब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लीक करा है। वो कह रहे हैं तेलंगाना में सरकार आपकी कांग्रेस ने लीक करा है, कांग्रेस ने ही लीक करा। पृथ्वीराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कांग्रेस ने ही लीक करा, हमने लीक नहीं करवाया। दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू जी के जमाने की बात उछाल दी कि वो चांदी के गिलास में चाय, वो भी चम्मच से पीते थे, और वहीं मोदी जी रेलवे स्टेशन पर कप लेकर के भागते थे। और बताया कि नेहरू जी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़े थे, और बताया कि हर गेट पर गाड़ी खड़ी हुई थी, वहीं पर मोदी जी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर दौड़ते थे, और वहीं
पर गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन ने बीजेपी प्रवक्ता के बोलने की पूरे समय दी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे ही बोलना चालू करते थे बीच बीच में टोक देते थे गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन। जब भी कांग्रेस की प्रवक्ता सच्चाई की बात करने लगती थी, मोदी की बात करने लगती थी, तो वहीं पर गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन उनको रोक देते थे और उनका टाइम आउट बता देते थे। और वहीं पर अनुमा आचार्य ने गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन से कहा कि मीडिया की बात आती है तो हम लोग आपका साथ देते हैं, लेकिन जब हमारी बात आती है तो आप भाग जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं के पीछे। और वहीं पर बॉलीवुड की जाने माने एक्ट्रेस कंगना रनावत ने कहा मोदी जी को कि वो हमारे देश के लिए वरदान है। और वहीं पर अमीश देवगन ने बताया कि मोदी जी तो इस युग के युग पुरुष हैं, और नेहरू जी को बताया कि इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोदी जी ने। तो दोस्तों ऐसे धमाकेदार और तीखी तीखे भिड़न डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक सच न्यूज चैनल को।